हाँ जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। AS16 दैट इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट। सबसे छोटा एएस, सबसे इंपॉर्टेंट एएस। अगर मैं इस एएस की बात करूं, इस एएस में टोटली में है क्या? बोरोइंग का मतलब क्या होता है? लोन। बोरिंग का मतलब क्या होता है? लोन। उसकी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट। सर बोरिंग कॉस्ट में मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट है। हमने सुना इंटरेस्ट की कॉस्ट जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है, अगर आप याद करो, कॉस्ट अकाउंटिंग भी याद करो, कुछ बातें मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कभी हम क्या करते हैं, पैसे को यूज करते हैं किसके लिए? कभी कुछ असेट्स को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। और जो असेट की कंस्ट्रक्शन में का सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो सरकमस्टांस पे जितने टाइम लगा हमें उस असेट को बनाने में, ठीक है, उतने टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है हम कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं हम? कैपिटलाइज। पूरे एएस का सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा कि कितना अमाउंट, कितनी बोरिंग कॉस्ट जो है हमें कैपिटलाइज करनी है। कैपिटलाइज का मतलब क्या? एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है। और कितनी बोरिंग कॉस्ट के चार्ज करनी है? कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। बात समझ आई? बस सब्जेक्ट मैटर यही है, ठीक है, कि वेदर द बोरोइंग कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस और इट कैन बी ट्रांसफर टू योर कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है जी। तो मतलब कैपिटलाइज होगी। क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। आई बात समझ? बट बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है? वो कह रहे बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ बोरोइंग ऑफ फंड्स। फंड्स को बोरो करते वक्त जो भी आपने खर्चे करे हैं, रीपेमेंट करते वक्त नहीं, बोरो करते वक्त, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। लाइक इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है। अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को अमोर्टाइज करते हैं। और डिवेंचर्स के अपने आप बोरोइंग्स है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, याद तो राइटिंग ऑफ लॉसेस टॉपिक करा था, ठीक है, वो भी क्या? बोरोइंग कॉस्ट। किसका पार्ट है वो? बोरोइंग कॉस्ट का। amortization of ancillaries cost incurred in for arrangement of borrowings। अरेंजमेंट, प्रोसेसिंग फीस, ठीक है, कोई लीगल फीस, कुछ भी हमने पे करा है। फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस लीज, मतलब हायर परचेज। हायर परचेज के अंदर जो भी आप असेट परचेज करके आते हो, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, उसके अंदर इंटरेस्ट का पार्ट होता है। वो जो इंटरेस्ट क्या है आपका? बोरोइंग कॉस्ट। क्या है वो आपकी? बोरोइंग कॉस्ट। आई बात समझ? उसके बाद ये AS11 से आया हुआ है। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। आइए जी मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ई वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। 1419 को कैलकुलेटर्स निकाल लो सब। मैंने $10,000 का लोन लिया। उस दिन का रेट था 80 रुपीज। लोन लिया फॉरेन करेंसी में, तो कितने का लोन आया? 8 लाख का। भाई इंडिया में लोन तुझे नहीं मिल रहा, तो इंडिया के बाहर जाके लोन लेने जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रही चीज? इंडिया में लोन मिलता है, पर हम इंडिया से ना लेके इंडिया के बाहर से लोन लेते हैं। सर हम ऐसा क्यों करते हैं? इंडिया के बाहर जाके लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। अब इंटरेस्ट रेट मान लो 2% था। कितना था? 2%। अगर यही लोन इंडिया में लेते तो इंटरेस्ट रेट था से फॉर एग्जांपल 10%। इतना वेरिएंस होता है बेटा। 1-8% के लिए हम इतना काम नहीं करेंगे, काम जाम, हमें पता है। अब क्या हुआ? 31 मार्च आया 19, ठीक है। अब जहां से हमने लोन लिया था, फॉरेन बैंक से हमने लोन लिया था, फॉरेन बैंक वाले कहते $10,000 के ऊपर आप मुझे 2% मेरा इंटरेस्ट दे दो। मुझे मतलब नहीं है इंडियन रुपीज, $10,000 के ऊपर 2,000 का इंटरेस्ट। हमने कोई दिक्कत नहीं सर, हमको देते $10,000 इंटू 2%। सर कितना होता है? 200 होता है। $200 का हमें क्या देना है? उसको इंटरेस्ट देना है। अब बैंक के पास हम भाग भाग कर गए। उस दिन रेट था डॉलर कितना? 82। तो हमने कितना पे करा? 16,400। आई बात समझ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम इंडियन करेंसी में लोन लेते, ये तो हो गया, तो 8 लाख का लोन लेते आप, 8 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करते आप? कितना हो गया? 80,000। तो आपने सेविंग्स कर ली। कितने की सेविंग करी आप बताओ मुझे आप? हाँ जी, 63,600। यू आर वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने सर 63,400 की, सॉरी 63,600 की मैंने क्या कर ली? सेविंग कर ली। मैं बहुत खुश हूं। बट पॉइंट इज दैट आप खुश तो हो गए, पर आप ये तो सोचो कि आपका जो लोन है उसकी वैल्यू भी तो बढ़ गई।
तो लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। अब एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो आपकी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी कितने की होगी? वो तो कह रहा है $10,000 वापस कर दो, पर आज $10,000 कितने के आ रहे हैं? 82 के। तो ₹2 का तो ये भी नुकसान हो गया आपका। कितना हो गया ये? 80,000, सॉरी कितना हो गया ये? सॉरी 20,000 हो गया ना। कितने का हो गया? 20,000। आई बात समझ? अब टोटल मिलाकर आप समझना ये चीज, ठीक है। टोटल मिलाकर आपका जो लाइबिलिटी बढ़ी, वो लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई आपकी? 20,000 की। आपने सेविंग कितने की करी? 63,600 की। आप समझ रहे हो? आप समझ आ रही? या फिर मैं रिवर्स मारता हूं, इसको करो, अभी थोड़ा सा ढंग से समझ आएगा। मान लो जो रेट है वो रेट हो गया कितने का? आपका रेट हो गया वो 86 का। 86 का 6 का लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? 60,000 का। और यहां पे भी कर दो आप, जब पे करने जाएंगे 86 के अकॉर्डिंग पे करेंगे ना। 200 इंटू 86 कितना हो गया? 17,200। अब प्रॉफिट कितने का हुआ? सेविंग्स कितने की हुई? 62,800 है। थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा यार हमें। यहाँ पे आप कर दो 7 कर दो, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस 70 आ गया। मतलब हम मान रहे हैं 7 रुपये बढ़ गया। और ये कितना हो गया आपका? 87, 17,400। कितना आ गया मेरे बच्चे ये? 62,600। अब देखो, आपने फॉरेन करेंसी में लोन लेकर सेविंग कितने की करी? 62,600 की, है ना। यही आपकी सेविंग्स हो गई। और उसकी वजह से नुकसान कितना हुआ? 70,000। ठीक है। जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आया वो कितने का आया? 70,000 का आया। आई बात समझ? और आप बोलोगे सर एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो AS11 के अकॉर्डिंग टैकल होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे AS11 और AS16 मिलके क्या बोलते हैं आपको? ठीक है, जो आपका डिफरेंस है कहां तक का? जितनी आपने सेविंग करी, जितनी करी आपने सेविंग कितनी करी? 62,600 का। वहां तक की जो आपका डिफरेंस है वो इंटरेस्ट का पार्ट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? वो इंटरेस्ट का पार्ट कहलाएगा। आपने इस इंटरेस्ट को सेव करने के चक्कर में ही तो क्या करा था? फॉरेन करेंसी में लोन लिया था। बट उसका नुकसान क्या हो गया? आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 70,000 से। तो यहां तक का जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट कहां जाएगा आपका? नहीं, आपका AS16 के अकॉर्डिंग। मेरे को नहीं पता कहां जाएगा, मुझे भी नहीं पता अभी तक। AS16 के अकॉर्डिंग। बाकी रिमेनिंग डिफरेंस कितना रह गया बेटा? जल्दी बताओ। हाँ जी, 7400। ये कहां जाएगा? एज पर AS11। मुझे नहीं पता ये दोनों कहां जाएंगे अभी भी, बस मैंने आपको बताया। तो ऑल्दो जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस था वो 70,000 का था, बट 70,000 में से जो 62,600 का डिफरेंस है उसको मानेंगे बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट। किसका मानेंगे? बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट। बाकी रिमेनिंग को हम क्या मानेंगे? नॉर्मल एक्सचेंज डिफरेंस। मतलब दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, दोनों को रिस्पेक्टिव एएस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाएगी। आई बात समझ? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? आप फॉरेन करेंसी में लोन लेते हो, वो लोन क्यों लेते हो आप? ताकि क्या हो जाए आपका? दैट इज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। ठीक है। जो लोन आपने लिया 8 लाख रुपए का फॉरेन करेंसी में, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 2%। तो जिसकी वजह से आपने कितना पे करा? आपने दैट इज 17,400। मतलब जब एंड में आप क्या करोगे? 10,000 के ऊपर 2% इंटरेस्ट पे करोगे तो 200 हो गया। 200 इंटू 87, मैं एज्यूम कर रहा हूँ रेट हो गया उस दिन का कितना? 87 का। ठीक है, आपको 17,400 पे करने पड़ गए। बट यही अगर आप इंडियन करेंसी में लेते तो आप कितना पे करते? 80,000। सेविंग हुई नो डाउट 62,600 की। बट प्रॉब्लम क्या हुई इसकी वजह से? नुकसान बहुत बड़ा हो गया। नुकसान क्या हो गया? जो मेरा लोन था 10,000 का, ठीक है, उसकी वैल्यू अब होगी 87 के अकॉर्डिंग। तो 7 रुपए का लॉस हो गया। 70,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे रीपेमेंट के टाइम पर। तो इसका मतलब, ठीक है, 70,000 का नुकसान जो है AS11 के अकॉर्डिंग टैकल नहीं होगा। उसमें से जितनी आपने सेविंग करवाई AS16 के अकॉर्डिंग 62,600, वहां तक का जो सेविंग्स है, वहां तक की जो क्या है सेविंग्स है, वो आप क्या मानोगे? AS16 की बोरिंग कॉस्ट। और सेविंग नहीं रह गई, किसका पार्ट बन गया उल्टा? बोरिंग कॉस्ट का। और उससे ऊपर का जो एक्सचेंज लॉस है वो कहा जाएगा AS11 के पार्ट। बस दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, समझ आया ये? तो बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? नॉर्मल इंटरेस्ट कॉस्ट, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोला। एनी कॉस्ट
फॉर अरेंजिंग द लोन, ठीक है, या फिर फाइनेंस चार्जेस, मतलब हायर परचेज के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको फाइनेंस चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फाइनेंस। ये सारा किसका पार्ट है? बोरिंग कॉस्ट का। ठीक है जी। अब हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? सब्जेक्ट मैटर है कि जो हमारा हम बोरिंग कॉस्ट होगी उस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, मतलब इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, बस यही है। अब आ जाओ रिकॉग्निशन। बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज ओनली व्हेन assets recognition conditions are satisfied. There are probable future economic benefits inflow and borrowing cost can be measured reliably. क्या दो चीजें हैं। बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? कोई असेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई असेट होना चाहिए, तभी तो कैपिटलाइज कर पाओगे, वरना किसके साथ कैपिटलाइज करोगे आप। नंबर 2, बोरिंग कॉस्ट एक्चुअल में इनकर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्चुअल में इनकर्ड, कोई नोशनल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये बोल रहे हैं बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई डिविडेंड की कॉस्ट नहीं ले सकते हम सिर्फ बोरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, डिविडेंड की बात नहीं कर, चाहे प्रेफरेंस शेयर का हो चाहे इक्विटी शेयर। पर किसी कंट्री के अंदर अगर प्रेफरेंस शेयर्स को वो बोरिंग का पार्ट मानते हैं तो वहां पे प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होगा वो भी बोरिंग AS 16 के अंदर कवर होगा। ये AS के अंदर लिखा हुआ है। आई बात समझ? नेक्स्ट आ जाओ। अब कोई भी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से पहले हमारे पास क्वालिफाइंग असेट होना चाहिए। क्वालिफाइंग असेट का मतलब क्या हो गया? एनी असेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। वर्ड खाली यूज नहीं है, वर्ड क्या है? सेल भी है। इसका मतलब इस AS के अंदर तीनों को वो कवर कर रहे हैं, फिक्स असेट्स को भी कवर कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स को भी कवर कर रहे हैं और साथ में इन्वेंट्री को भी कवर कर रहे हैं। तीनों असेट्स होते हैं ना, तीनों क्या होते हैं? असेट्स। तीनों कवर कर रहे हैं। अगर तीनों सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहे बनने में, ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज। क्या होगी? वो कैपिटलाइज होगी। कब तक? जब तक वो असेट रेडी नहीं होता। रेडी होने के बाद नहीं, रेडी होने तक की कॉस्ट जो भी कैपिटलाइज। ठीक है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? कह रहा है डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट के ऊपर, बट जनरली क्या होता है? 12 महीने। बट हम 12 महीने से कम टाइम पीरियड को भी जस्टिफाइड होगा तो मानेंगे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 6-7 महीने भी हो रहे हैं तो उसको भी हम मानेंगे इस चैप्टर के अंदर। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है। एक आध महीना फिर इग्नोर कर देंगे, 3-4-5 महीने तो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। 5 महीने का इंटरेस्ट और अमाउंट बहुत अच्छा खासा है, अमाउंट ये बहुत अच्छा खासा है, तो कैपिटलाइज करो। क्या करो? उसको कैपिटलाइज करो। एग्जाम्पल, फिक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, शिप बिल्डिंग वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं। याद है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होते हैं हमारे? ये लॉन्ग टर्म असेट। इनके अंदर जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगी, अगर मान लो फंड्स को बोरो करके हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके अंदर सारी की सारी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। क्या होगी मेरे बच्चे? कैपिटलाइज। कोई दिक्कत? इन्वेंट्री, कभी कभी याद करो हमारा फेमस एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल कहाँ है? कहाँ गया? ये रहा। वाइन को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो अगर मान लो वाइन को बनाने के लिए ग्रेप्स लिए और ग्रेप्स को हमने फंड्स बोरो कर 10 लाख रुपए हमने बैंक ओवरड्राफ्ट से निकाले थे, तो 10 लाख की जो कॉस्ट होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट मान लो 1 साल की कितनी होगी? 1 लाख। तो 1 लाख को हम ऐड करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वहां पे इंटरेस्ट अब जो हो गया वो पार्ट ऑफ दी क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। आई बात समझ? अब आ जाओ। बोरोइंग कॉस्ट क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड फॉर एक्विजिशन, मतलब परचेज, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ। प्रोडक्शन मतलब इन्वेंट्री की बात, कंस्ट्रक्शन मतलब फिक्स की बात कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। क्वालिफाइंग असेट्स तो कैपिटलाइज, असेट्स अदर देन क्वालिफाइंग असेट्स तो खत्म। पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड पे तो डिपेंड करता है कैपिटलाइज होगा। अगर मैंने कोई अरे कार परचेज करी और लोन पे परचेज करी, कार तो ऑलरेडी रेडी टू यूज थी ना, तो कार के ऊपर जो इंटरेस्ट की कॉस्ट बियर कर रहा हूं मैं वो कैपिटलाइज नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वरना तो हायर परचेज में करना चाहिए था हमें, नहीं करा ना हमने, तो वो चीज हो गई। कह रहे व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू सस्पेंड, व्हेन टू स्टॉप, बस ये 3 चीजें चैप्टर के अंदर। व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करेंगे? जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। क्या 3 कंडीशन है कमेंसमेंट की। कह रहे तीनों सेटिस्फाइड, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट बीइंग इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड एंड एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। तीनों कंडीशन, खर्चा मतलब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हो, ठीक है, बोरोइंग भी एक्चुअल में करी हो। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने बोरोइंग कर ली 1/4 को, पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1/6 से, तो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है कैपिटलाइज नहीं होगा। उल्टा मार दो, आपने कंस्ट्रक्शन करी 1/4 से पर लोन लिया 1/6 को, तो 1/6 से कैपिटलाइज होगा ना। सिंपल रूल, ठीक है। और एक्टिविटी आर इन प्रोग्रेस, ठीक है, एक्टिविटी बीच में रुक गई तो कह रहे हैं फिर उस सस्पेंड हो गई। क्या हो गई? सस्पेंड। तो उस केस में कैपिटलाइज नहीं होता। अभी हम बात करेंगे एक्टिविटी शुड बी इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है।
These activity include physical construction of assets, technical admin work prior to commencement of physical construction, बड़ा इंपॉर्टेंट है, obtaining the permits from construction, local authority, designing etc. कह रहे हैं जी देखो, आपने एक लैंड ले लिया, 2 करोड़ का वो लैंड था, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करी, पर आपने क्या स्टार्ट कर दिया, उसके लिए आपने एमसीडी के पास गए, एमसीडी से आपने उससे अप्रूवल लेना लिया, फिर आपने उसका मैप वगैरह बनवाया पूरा आर्किटेक्ट को बुला के, ये भी कह रहा है पार्ट ऑफ एक्टिविटी है। क्या है वो? पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो एक्टिविटी है, बट ये भी क्या पार्ट ऑफ एक्टिविटी है। क्या करेंगे इसको भी? कैपिटल, इस टाइम पीरियड को भी कंसिडर करेंगे हम। इस टाइम पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा, फिजिकली काम नहीं हो रहा बट ऑन पेपर्स तो काम हो रहा है ना, तो इस टाइम पीरियड के जो इंटरेस्ट होगा उसको भी कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे? उसको भी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं 1/4 को मैंने लोन ले लिया, पर 1/4 के बाद 2 महीने तक मैंने एमसीडी का अप्रूवल लिया, टेक्निकल अपने वो बनवाए, क्या कहते हैं, मैप्स वगैरह आर्किटेक्ट से को बुलाकर हमने पूरा उसको पास करवाया, 2 महीने लग गए, तो वो भी पार्ट ऑफ एक्टिविटी है। तो 1/4 से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। हाँ, 2 महीने तक हम खाली बैठे हुए थे, हमने कुछ करा ही नहीं, फिर एक्टिविटी नहीं है। When necessary activities are not in progress, the interest incurred during that period should be, मतलब सस्पेंशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चे? सस्पेंशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट should be suspended when there is no active development or active development is interrupted। ठीक है जी। When substantial technical and administration work is being carried out, capitalization should not be suspended। जो मैंने भी एग्जांपल दिया, आप एडमिन काम कर रहे हो, वो पार्ट ऑफ एक्टिविटी है। क्या है? पार्ट ऑफ एक्टिविटी। इफ देयर इज एनी टेम्परेरी डिले ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ और मेकिंग असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, इंटरेस्ट इनकर्ड इन दैट पीरियड शुड नॉट बी सस्पेंडेड। मतलब क्या हो गया? लाइक आपकी बिल्डिंग बन रही है, आप सबने कभी बिल्डिंग बनते हुए देखा हो, तो बिल्डिंग्स में क्या होता है, लेंटर्स वगैरह डालते हैं हम। अब लेंटर डालने के बाद उसको 15 दिन तक छोड़ना पड़ता है, वो 15 डेज पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है। क्या है वो? पार्ट ऑफ दी। कोई हमने जानबूझ के सस्पेंड नहीं करा, तो 15 डेज तक हम काम नहीं करेंगे, तो काम ही हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि वो पक्का हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है, लाइक वो चीज। ठीक है, मैं एक ब्रिज बना रहा हूं, ठीक है, अब पानी का लेवल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, तो मुझे कभी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, कभी रोकनी पड़ती है, करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है, बट ये पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है। क्या है ये? पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है, तो वो भी नॉर्मल है। मैं हिली एरियाज में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, वहां बारिश आएगी, रुकना पड़ेगा, पर मुझे पहले से पता था, ये पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, तब सस्पेंशन नहीं है। बट वो एबनॉर्मली पानी का लेवल बहुत हाई आ गया और मुझे पता नहीं थी ये वाली बात, मुझे पता नहीं थी ये वाली बात। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस के अंदर, ठीक है, वो एबनॉर्मल रीजन था, तो सस्पेंशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सस्पेंशन। यही 2 एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। अगर कॉमन है वो चीज, ठीक है, तो उस केस के अंदर नॉर्मल हम इसको सस्पेंशन का पार्ट नहीं मानेंगे। अगर लेबर ने स्ट्राइक कर दी, वो तो कॉमन नहीं है ना, तो सस्पेंड हो गई एक्टिविटी, तो उस केस के अंदर कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एंड ऑफ कैपिटलाइजेशन, कब कैपिटलाइजेशन को एंड करोगे आप? कह रहे जब सब्सटेंशियल एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। सब्सटेंशियल, पूरी खत्म नहीं, पूरी तो कभी खत्म ही नहीं होती। अब घर बनवाना स्टार्ट करो, अब सोचो सब कुछ जब खत्म होगा तब हम बात करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। जब पूरा घर मेरा रेडी होगा तब मैं अंदर घुसूंगा, तुम जिंदगी भर नहीं घुस पाओगे अंदर, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम तो रह जाएगा, चलता रहेगा। वो कह रहे हैं सब्सटेंशियल एक्टिविटी आपकी हो गई है, अब वो एसेट रेडी टू यूज है, ठीक है, आप उसमें मूव कर सकते हो या उसको यूज कर सकते हो, तो कह रहा है तब उसको एंड कर दो। क्या कर दो? उसको एंड कर दो। वर्ड है सब्सटेंशियली। क्या बोला है? सब्सटेंशियली। छोटी मोटी पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। इवन दो रूटीन एडमिन वर्क माइट स्टिल एग्जिस्ट, it can be treated as substantially complete. If minor modification like decoration are pending, it can be considered as substantially completed. एंड कर दो, अब कैपिटलाइजेशन नहीं करनी इसके बाद। यहां तक का जो इंटरेस्ट होगा कैपिटलाइज करके एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे आप। अमाउंट कैपिटलाइज ये कैसे निकालोगे? कह रहे अमाउंट कैपिटलाइज करने के लिए हमारे पास बोरिंग लेनी पड़ती है। अब बोरिंग 2 टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक बोरिंग है और एक क्या हमारी जनरल बोरिंग है। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, हमारा बिजनेस है, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है। इस लैंड एंड बिल्डिंग को लेने के लिए मैंने एक लोन लिया स्पेसिफिक, तो इससे कनेक्टेड हो गया ना वो। बट मेरे को 4-5 एसेट लेने थे, और भी एसेट्स थे कोई एग्जांपल, तो मैंने कुछ लोन लिया, कुछ डिवेंचर्स से अरेंज करा, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट कराया, यहाँ पे जनरल बोरिंग्स हो गई। क्या हो गई मेरी?
जनरल बोरोइंग्स। तो क्या जनरल बोरिंग केस में ध्यान रखना पड़ता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है बताता हूं अभी मैं आपको। ठीक है, इफ फंड्स आर स्पेसिफिकली बोरोड फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइड एसेट, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दिस केस एंटिटी शुड कैपिटलाइज द फॉलोइंग अमाउंट, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जो आपकी आई माइनस एनी इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोरोड अमाउंट। कभी कभी हम अमाउंट को बोरो कर लेते हैं बट वो यूज नहीं हो पा रहा, जब तक वो यूज नहीं हो पा रहा हमने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे उसको, वहां से जो इनकम आ रही है वो बोरिंग कॉस्ट से लेस कर दो, क्या कर दो, बोरिंग कॉस्ट से लेस कर दो, बाकी रिमेनिंग अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। इफ फंड्स आर बोरोड जर्नली एंड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट्स, तो इसमें कुछ स्टेप्स बता रखे हैं, इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। स्टेप्स को वैसे बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको समझ आ जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देना। कह रहे हैं हमें एक बिल्डिंग बनानी है, न्यू बिल्डिंग 1 जैन को बनानी है। हमने कब से स्टार्ट करा उसको, 1 जैन से, जिसके लिए हमने 1 लाख रुपए का स्पेशल लोन लिया, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 जैन। इंटरेस्ट रेट कितना है उसका, 10%। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग लोन है ना हमारे, वो जर्नल लोन है। क्या है हमारे वो, जर्नल। तो मतलब एक बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेसिफिक लोन भी है और क्या है, एक लोन भी है। 5 लाख रुपए लिए और 9 लाख रुपए लिए इस बिल्डिंग के लिए नहीं, नॉर्मल है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है और 13% है। स्पेशल का इंटरेस्ट कितना, 10%। स्पेशल को छोड़ दो अभी। 1 जैन को मैंने कितना पैसा लगा दिया, 2 लाख लगा दिया। कितना लगाया, 2 लाख। फिर 1 अप्रैल को कितना लगाया, अप्रैल में 2.5 लाख, फिर 4.5 लाख, फिर 1,20,000। ऐसे होता है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा काम करा कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट दे दी, थोड़ा काम करा पेमेंट दी, ऐसे करके पूरे साल भर हमने पेमेंट दी कॉन्ट्रैक्टर को। तो ऐड करना बेटा कितना आएगा, ये सब बच्चे ऐड करो, 8,20,000। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर, 10,20,000। कोई दिक्कत नहीं है, 10,20,000 की पेमेंट हुई, पर इसका इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, आइए जी। बिल्डिंग वॉज कंप्लीट बाय 31 दिसंबर, 1 साल लग गया बिल्डिंग को कंप्लीट होने में। कितना लग गया मेरे बच्चे, 1 साल। चलिए जी, 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने के लिए, 2.5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने के लिए, 4.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने के लिए, और 1,20,000 पे लगेगा 1 महीना, बिकॉज दिसंबर में हुआ। तो ऐसे करके हमने क्या कर लिया, एक आपका एवरेज अमाउंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, एवरेज अमाउंट। कंप्यूट एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंसेस, एवरेज आउट कर दिया हमने। आई बात समझ, अलग अलग निकालते हैं टाइम लगता है, एक एवरेज कर लिया, स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये कब करना है, जब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट गिवन होंगे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये वाला। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, यहाँ पे एवरेज रेट निकाला। 5 लाख का लोन है 11% पे, 9 लाख का लोन है 13% पे। एवरेज निकालनी आती है आपको, 5 लाख का 11% 55,000, 9 लाख का 13% 1,17,000। दोनों को ऐड करो, कितना पेमेंट करा पूरे साल भर में, ठीक है, 14 लाख के ऊपर इतनी पेमेंट। तो ऑन एन एवरेज कितना आ गया, ये एवरेज रेट आ गया। ये तो आप निकाल सकते हो, 1,72,000 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100। अब सुनो मेरी बात, हमारा जो पैसा लगा है वो पैसा कितना लगा है, 10,20,000। कितना लगा है, 10,20,000 में से 1 लाख तो मेरा स्पेसिफिक लोन था, क्या था मेरा, बाकी बचा कितना, 9,20,000। वो क्या है मेरा, जनरल लोन। क्या है मेरा वो, जनरल। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंस, ठीक है, 1 लाख पे तो स्पेसिफिक था 10,000, बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो हो गया एवरेज में से, एवरेज अमाउंट कितना था, 6,22,000 ना, तो 6,22,000 में से बाकी किया 1 लाख के चला गया, इतना बच गया 12.25। ये आ गया इंटरेस्ट। क्या आ गया मेरा ये, इसी इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो बस कॉस्ट के अंदर, खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे टफेस्ट और इंपॉर्टेंट, बस समझ आ गया मेरे ख्याल में आप सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करी शेड की 50 लाख, परचेज ऑफ मशीनरी है 40 लाख, वर्किंग कैपिटल के लिए 20 लाख और इसके लिए 10 लाख। बैंक से लोन कितना लिया, 50 लाख, उसके साथ ये। अब एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, पहले डिटरमाइन करो कि क्वालिफाइंग असेट है ये, नहीं। वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग असेट है क्या, नहीं। परचेज ऑफ मशीनरी क्वालिफाइंग असेट है क्या, नहीं। ये तीनों क्वालिफाई, कंस्ट्रक्शन इज क्वालिफाइंग असेट। कंस्ट्रक्शन क्या होती है हमारी, क्वालिफाइंग असेट।
कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 17, ठीक है। द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड। टोटल इंटरेस्ट जो बैंक ने चार्ज करा इस साल का वो कितना, 18 लाख का था। अब 18 लाख का बैंक ने इंटरेस्ट लिया हमसे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, कितने अमाउंट के ऊपर, 50 लाख के ऊपर। 50 लाख के ऊपर कितना हो गया मेरा बच्चा, 18 लाख। ये तो बोला इन्होंने। उसमें से, ठीक है, आप देखो मेरे टोटल असेट्स कितने के हैं, ये देखो 90, ये हो गया 120, कितने हो गए, 120। अब यहां पे देखना, 120 खर्च हुआ, हम ऐसे बोल सकते हैं 18 लाख डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय हमारे असेट्स पे कितना खर्च हुआ होगा, 50 लाख। मैथमेटिक्स लगा दी, 7.5, कितना हो गया, 7.5 लाख। बाकी रिमेनिंग इंटरेस्ट कहां जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। बस ये कुछ एसेट्स हैं, सेम आपने चेक करना है दैट इज क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, ठीक है जी। तो बाकी क्वेश्चन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप देख सकते हो आराम से एक बार, ठीक है जी। अगेन ये आपकी जर्नल बोरोइंग से इसका एवरेज रेट निकालना पड़ेगा आपको। डन। चलो बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, बाकी अपने आप देख लेना आप, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं AS 11, ठीक है। आज हम रिवाइज करेंगे AS 11 को, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है जी। सबसे पहले आइए हम देखते हैं स्टैंडर्ड क्या आपको बता रहा है। इस स्टैंडर्ड के अंदर द स्टैंडर्ड डील्स विद द इशू इन्वॉल्व अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड फॉरेन ऑपरेशंस। मतलब दो मेजर जो टॉपिक है यहाँ पे वो क्या है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जिसको पूरे AS के अंदर मैं बोलूंगा FCT, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, एंड ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में एक छोटा टॉपिक आएगा दैट इज अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। अब ये 3 टॉपिक से ये डील करेगा। आपका जो मेजर पार्ट इसका रहेगा वो क्या रहेगा, आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है जी। अब जनरली जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस आपके जो होते हैं लाइक आपके ड्यूरिंग द ईयर हो रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, आपको जो फॉरेन करेंसी से पेमेंट करनी है, ठीक है। अब जब आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है और जब आपने पेमेंट करनी है, दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ टाइम अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब लाइक जिस दिन मैं परचेज कर रहा हूं, परचेज करते वक्त जो मेरा फॉरेन करेंसी का रेट है वो 70 रुपीज का है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और $1000 की मैंने परचेजिंग करी, तो कितना हो गया, 70,000। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेमेंट कर रहा हूं उस दिन का रेट है 72, तो 72 इंटू 1000 कितना हो गया, 72,000। आई बात समझ। जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब हम पेमेंट कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट नहीं करते तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसे ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं था, ठीक है। इस AS का रेलेवेंस क्यों बढ़ा, दैट इज अगर जितनी पेमेंट्स आपकी डिलेड होके होंगी, मतलब इन द सेंस जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, हो सकता है उतनी फ्लक्चुएशंस आपकी बढ़ती जाए। अब इन फ्लक्चुएशंस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो इस AS के अंदर बता रखी है। आइए जी, बट उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, दैट इज दिस स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी इन विच एंटरप्राइज प्रेजेंट्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि पूरा स्टैंडर्ड इस बारे में बात नहीं करेगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस करेंसी में प्रिपेयर करनी चाहिए। बहुत सिंपल सा पॉइंट बोलूंगा, आप जिस कंट्री के अंदर, आप जिस कंट्री के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, जनरली वही आपकी रिपोर्टिंग करेंसी होती है, उसी में क्या करते हो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। एंड डील विद प्रेजेंटेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई बात समझ। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द प्रेजेंटेशन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको जो भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस होंगी, ठीक है, उनको किस तरीके से कैश फ्लो के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है उसके बारे में बात नहीं करेगा ये। डज नॉट डील विद एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट इन इंटरेस्ट कॉस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम टैकल करेंगे AS 16 के अंदर। बेटा कहां टैकल करेंगे इसको हम, AS 16 के अंदर, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट AS 16 के अंदर आएगा, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं,
ठीक है, डील विद द रीस्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रिपोर्टिंग करेंसी टू अनदर करेंसी। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं जो हमारी रिपोर्टिंग करेंसी से क्या है, फॉरेन करेंसी के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। आप कैसे उसको कन्वर्ट करोगे उसके बारे में भी ये एएस डील नहीं कर रहा। सबसे पहले आ जाओ, हम फिर देखते हैं इस एएस के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। इस एएस के अंदर हमारे 3 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, टॉपिक नंबर 2 क्या हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फॉरेन ऑपरेशंस, उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये एएस कहाँ पे डिस्कशन नहीं करेगा हमसे, दैट इज आपका जो किस करेंसी में आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी चाहिए, वो जनरली रिपोर्टिंग करेंसी होती है आपकी। प्रेजेंटेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद आपका जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है, टू दी एक्सटेंड वो एक्सचेंज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट फैक्टर पे, ये एएस 16 में आएगा आपका। और रीस्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, ये 4 टॉपिक्स है जिसपे ये डील नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप, टॉपिक नंबर 1 दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता क्या है, पहले आपने ये समझना है अच्छे से। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी सेटलमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए। अब फॉरेन करेंसी क्या होती है, आपकी जो रिपोर्टिंग करेंसी नहीं है उसको छोड़ के बाकी सारी क्या होती है, आपकी फॉरेन करेंसी। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक आपकी जो रिपोर्टिंग करेंसी है, मैं फिर बोल रहा हूं, वो यूएसडी है। क्या बेटा, वो आपकी यूएसडी, तो इसका मतलब रुपीज आपके लिए हो गया, वो क्या हो गई, फॉरेन करेंसी। ऐसा नहीं है कि रुपीज आपकी रिपोर्टिंग करेंसी है। लाइक आपका हेड ऑफिस यूएस में और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके वहीं बनते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो आपका लाइक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो यूएसडी में बनने हैं। तो कोई भी आपकी ब्रांच इंडिया के अंदर है या कोई भी ट्रांजेक्शन आप इंडिया के साथ करते हो आप, तो इंडियन करेंसी आपके लिए क्या हो गई यहाँ पर, दैट इज आपकी रिपोर्टिंग करेंसी, सॉरी फॉरेन करेंसी हो गई। फॉरेन करेंसी इज अ करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ एंटरप्राइज। आई बात समझ, फॉरेन करेंसी क्या होती है, फॉरेन करेंसी इज अ करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। अब रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है, जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इंडियन कंपनी हूं तो इंडियन रुपीज में मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, तो इंडियन रुपीज मेरे लिए क्या हो गया, रिपोर्टिंग करेंसी हो गई। इसको छोड़ के बाकी सारी क्या हो गई, फॉरेन करेंसी। आई बात समझ, डन। तो पहले यहाँ पर आपको क्या समझना है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझना ढंग से मेरी बात को, ठीक है। हम इंडिया के अंदर हैं, हमने एक परचेज करी, परचेज थी $1000 की, और डॉलर का रेट है मान लो 80, तो कितना हो गया आपका 80,000। बट वो पर्सन है, वो कहां पर है, यूएस के अंदर है वो पर्सन। उससे जो मेरी बात हुई, वो क्या बात हुई कि मैं उसको पे करूंगा 80,000 रुपीज। क्या बात पे करूंगा, 80,000 रुपीज पे करूंगा। आई बात समझ। अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो फॉरेन में तो हो रहा है हमारा, बट जो पेमेंट हो रही है वो पेमेंट कैसे हो रही है, इंडियन रुपीज में हो रही है। तो इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड मिस्टर ए, वो भी इंडिया में है, और मिस्टर बी, वो भी कहां पर है, इंडिया में है। दोनों इंडिया में है, पर इनकी जो ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन के अंदर वही सेम पॉइंट आया। आपने परचेज करा $1,000 इंटू 80, कितना हो गया 80,000। पर जो पेमेंट होनी है वो पेमेंट होनी है मिस्टर बी को $1,000। वो कह रहा है मुझे $1,000 पे पेमेंट चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चाहे पेमेंट 2 महीने बाद होनी है तो हम कैसे करेंगे, $1,000। अब 2 महीने बाद $1,000 कितने के हो गए, 82 का हो गया। तो इसका मतलब पेमेंट कितनी होगी आपकी, 82,000। तो 2,000 का यहाँ डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हमने एडजस्ट करना। आई बात समझ, तो ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट आ जाओ, एफसीटी, फॉरेन करेंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं। मॉनेटरी आइटम्स का मतलब आर मनी held and assets and liability to be received or paid in fixed or determinable amount of money, ठीक है जी। तो फॉलोइंग आइटम्स आर मॉनेटरी आइटम्स। नंबर 1 मनी हेल्ड, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमारे मॉनेटरी आइटम है। असेट्स विच आर रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और लाइबिलिटीज विच आर पेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिनका अमाउंट जो है ना
अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है, अमाउंट जो है उसका फिक्स्ड है, कॉन्ट्रेक्चुअल है एक तरीके से। मान लो डेटर से हमने 1 लाख रुपया लेना है, वो मॉनेटरी आइटम है। क्रेडिटर्स को 1 लाख रुपए देना है, मॉनेटरी आइटम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे आप देखो, अब इन्होंने क्या बोला, नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, आर असेट्स एंड लाइबिलिटी अदर देन मॉनेटरी आइटम्स। जो मॉनेटरी आइटम नहीं है सारे कौन हो गए, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है, अब देखो फिक्स असेट्स, टेंजिबल या इंटेंजिबल, क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम। क्यों? फिक्स सेट जो है इसके अगेंस्ट कोई फिक्स अमाउंट, अगर हम बोल रहे हैं मेरे फिक्स सेट जो है 10 लाख का है, क्या इसके अगेंस्ट एग्जैक्टली आज मैं बेचने जाऊंगा 10 लाख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट नहीं है उसके अगेंस्ट, तो नॉन मॉनेटरी आइटम है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, अब शेयर की वैल्यू मेरी आज, अभी शेयर की वैल्यू अभी मेरी 10 लाख की है, हो सकता है 1 घंटे बाद वो 9 लाख की हो जाए, चेंजेबल है, तो मॉनेटरी आइटम नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये क्या है, मॉनेटरी आइटम, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है, गवर्नमेंट आपको इतना पैसा रिटर्न करेगी। कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन गिवन, ये सारे क्या है, मॉनेटरी आइटम, बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है। इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस पेड टू सप्लायर, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, नॉन मॉनेटरी। इसके अगेंस्ट, अच्छा इन्वेंट्री है अगेन, उसके अगेंस्ट 1 लाख की इन्वेंट्री है, अब एग्जैक्टली 1 लाख थोड़ी रिकवर होगा, हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो। प्रीपेड जो है इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास गुड्स आने हैं, कैश नहीं आना। क्या आने, गुड्स आने हैं पर कैश नहीं आना, आई बात समझ, इसलिए इसको नॉन मॉनेटरी माना गया। डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, सारे क्या है, मॉनेटरी आइटम्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, सारे क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम। ट्रेड पेबल्स, क्या ये कन्वर्टेबल, किसमें कन्वर्ट होगा, शेयर्स के अंदर, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, नॉन। तो मैंने यहां से कोशिश करी है कुछ एग्जांपल्स देने की, क्या मॉनेटरी आइटम्स है, क्या है हमारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स। आई बात समझ? अब उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को समझने से पहले हमने क्या समझा, फॉरेन करेंसी क्या होती है, रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है, हमने क्या देखा, मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, हमने सबको ढंग से समझने की कोशिश करी पहले। अब इन्होंने क्या बोला, जब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी इनिशियल मेजरमेंट कैसे करते हैं, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लो 1-2 को ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल मेजरमेंट। क्या, रिकॉग्नाइज यूजिंग द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, 1-2 को मान लो रेट है 82, तो 82 पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट रेलेवेंट, क्लासिफिकेशन किसकी बात कर रहा है, मॉनेटरी आइटम है या फिर क्या है वो, नॉन मॉनेटरी आइटम, कह रहा है वो रेलेवेंट नहीं है। पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जब होगी तो कह रहा है वहां पे डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन पे, किस वैल्यू पर उसको हम दिखाएंगे। सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो गया, 31 मार्च मतलब बैलेंस शीट डेट, मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट डेट। अगर मॉनेटरी आइटम होंगे तो हम ऐसे बोलते हैं क्लोजिंग रेट से आएंगे, क्या आएंगे वो, क्लोजिंग रेट। अगर वही नॉन मॉनेटरी आइटम्स होंगे, ठीक है, कैरिंग वैल्यू, मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब फिक्स एसेट्स की बात कर रहा है। नॉन मॉनेटरी आइटम में फिक्स एसेट्स जो होते हैं आपके, उनको हमेशा हम जनरली क्या किस पर दिखाते हैं, उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो वहां पे कोई री मेजरमेंट की जरूरत ही नहीं है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब जो उसकी जिस दिन हमने एक्वायर करा था वहां पे जो एक्सचेंज रेट था वही एक्सचेंज रेट क्या यूज होगा, तो हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल रेट यूज करेंगे हम। पर फेयर वैल्यू पे अगर वो शो रखा है लाइक करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्या हो गई, examples of non-monetary item which are to be measured at historical cost, fixed assets, long-term investment, prepaid expenses, advances given to supplier। ठीक है जी। उसके बाद examples of non-monetary items which are can be measured at fair value or NRV, if a current investment is valued at cost to consider the rate on the date of transaction, but if it is measured at fair value, the date of valuation, that is called closing rate। Generally, inventories is valued on the balance sheet date and hence we can take it as closing rate। क्या जनरली जो इन्वेंट्रीज होती हैं उनकी जो वैल्यूएशन निकलती है वो 31 मार्च को निकलती है, इसलिए हम उसको किस पे लेते हैं, क्लोजिंग रेट पे लेते हैं। ये 3 बातें आपने ध्यान से जानी है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे डिफरेंस अगर आ जाता है कब कब आएगा, देखो इनिशियली पहले ध्यान दो, इनिशियली का मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे 82 रेट था और आज 83 हो गया, तो डिफरेंस आ गया 1 रुपए का। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे 82 रेट था, ठीक है, अभी रेट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब बैलेंस शीट डेट, अभी पेमेंट नहीं हुई है, 1 फरवरी को मैंने ट्रांजेक्शन करा और क्या हुआ है,
31 मार्च आ गया, अभी पेमेंट नहीं करी है, तो 31 मार्च को इसको री मेजरमेंट करनी पड़ेगी इसकी, बिकॉज ये मॉनेटरी आइटम है। क्या है हमारा, ये मॉनेटरी आइटम है, इसलिए हमें उसको रीमेजरमेंट करनी पड़ेगी। मान लो 83 नहीं 84 का रेट है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 का आ गया। कह रहे ट्रांजेक्शन इज सब्सिक्वेंटली मेजर, ये इसकी बात कर रहा है। 84 की मेजरमेंट थी 31 मार्च को, पर 30 अप्रैल को मान लो पेमेंट हो रही है, लेटर सेटल्ड एट अनदर रेट, उस दिन का रेट हो गया 83, यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। आई बात समझ। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस, transaction is initially recorded at one rate and it is settled at another rate. Transaction is initially recorded one rate and subsequently measurement rate is another rate. All the above foreign exchange differences should be recognized in profit and loss. ठीक है जी, as exchange gain or loss in the year in which it is occurred. कह रहे जी जो भी exchange difference होगा, exchange difference को हम ट्रांसफर करेंगे, किस पे ट्रांसफर करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट की स्टोरी क्या थी, इन शॉर्ट की स्टोरी यही थी, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अगर कोई होता है, क्या होता है हमारा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, और उसकी वजह से कोई भी डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका एक एक्सेप्शन है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका, आ जाओ। एक एमसीए की नोटिफिकेशन आई थी, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बोला आपको, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो किसको दिया गया है, कंपनीज को। ऑप्शन है, मर्जी है, एक्सरसाइज करो या ना करो। कब से एप्लीकेबल था, इस ईयर से। ये ऑप्शन एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया तो आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। ये जो ऑप्शन है वो प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब फ्यूचर के ट्रांजैक्शन पे पास्ट में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये कब होगा, ऑल लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, LTFCMI, क्या बोला मैंने, LTFCMI पर है। ठीक है, मॉनेटरी एसेट्स और मॉनेटरी लाइबिलिटीज उनके ऊपर है ये। ठीक है, आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो जी, सुनो मेरी बात, मैंने फिक्स एसेट्स परचेज करे और वो कैश में परचेज कर लिए, तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। मैंने फिक्स एसेट्स परचेज करे, ठीक है, और वो क्रेडिट पे करे, किस पर करे, क्रेडिट पर क्रेडिट पीरियड जो है 2 महीने का है, तो भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, मैंने फिक्स एसेट्स परचेज करे, ठीक है, उसका जो क्रेडिट पीरियड है वो है मान लो 20 मंथ्स। अब ये क्या हो गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म फिक्सेट्स नहीं है, फिक्सेट्स सॉरी फिक्सेट्स तो ठीक है, बट यहां पे ध्यान रखना है, फिक्सेट्स तो नॉन मॉनेटरी आइटम होता है। क्या होता है, नॉन मॉनेटरी आइटम। हम फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट जो लोन लिया है आपने उसकी बात कर रहे हैं, जो लोन है वो लॉन्ग टर्म है। क्या है वो, लॉन्ग टर्म। फॉरेन करेंसी में लिया है तब की बात कर रहे हैं, इंडियन करेंसी में थोड़ी बात करेंगे यहाँ पे। और मॉनेटरी आइटम समझ गए आप, लोन, लोन क्या है हमारा, मॉनेटरी आइटम की, उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट करना है। बात समझ आ रही है, ठीक है। कैटेगरी 1, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो कह रहे हैं उस केस में जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा ना, वो एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दो। किससे एडजस्ट कर दो, एसेट की कॉस्ट से। आई बात समझ। अगर LTFCMI इज नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, मान लो हमने लोन लिया था लैंड के लिए, या हमने किसी को लोन दिया है, लोन गिवन टू एनी पर्सन एक्स, हमने लोन दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो क्या हो गया, आपका आपका एसेट हो गया, मॉनेटरी एसेट हो गया आपका एक तरीके से। तो अंडर दिस कैटेगरी एनी लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम या मॉनेटरी लाइबिलिटी या मॉनेटरी एसेट्स हो सकता है, या लाइबिलिटी विच इज नॉट रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज कवर्ड। Foreign exchange fluctuation, gain or loss from such item should be transferred to एक special account है, foreign currency monetary item translation difference account, FCMI TD account। ठीक है जी, and FCMI TD account balance should be amortized over the balance period of the assets or liability. Amortized amount should be recognized as income or expenditure in profit and loss। मेरी बात समझो आप। देखो जी, मैंने एक एसेट परचेज करा, वो एसेट है $10,000 का इंटू 82, कितना हो गया मेरे बच्चे, वो 8,20,000। कितना आएगा वो, 8,20,000। अब ये था डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए, जो एसेट था वो क्या है मेरा, डेप्रिशिएबल।
हो सकता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट भी हो। ठीक है जी। अब ये लॉन्ग टर्म का है तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म तक जाएगा लोन ये वाला। 31 मार्च आया, 31 मार्च को क्या हुआ, जो लोन है हमने देना है 31 मार्च को नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम रिवैल्यू नहीं करते फिक्स एसेट्स, पर उसके अगेंस्ट कोई लोन है उसको तो फिर दोबारा हम चेक करेंगे। ठीक है, लोन कितने का है, $10,000 का है। अब 31 मार्च को क्या हुआ, $10,000 का लोन है मेरे पास और उसके अगेंस्ट में 84 रेट हो गया, तो उसका मतलब मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 20,000 से। आई बात समझ। अब वो कह रहे 20,000 का नुकसान है, वैसे तो हमने समझाया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो इस नुकसान को, बट वो कह रहे हैं इस केस के अंदर डेप्रिशिएबल एसेट है तो एक काम कर सकते हो, आपका एसेट 8,20,000 का था, उसके अंदर ऐड कर दो ये 20,000 रुपए एसेट की कॉस्ट के अंदर, तो मतलब एसेट कितना हो गया, 8,40,000 का। और फिर उसके बाद क्या करो, एसेट की लाइफ है मान लो 5 इयर्स या 10 इयर्स मानते हैं, कितनी है 10 इयर्स, 84 डेप लगा दो। वैसे नॉर्मली डेप कितना लगता था 82, पर अब कितना लगेगा 84। इसका मतलब, इसका मतलब बोल सकते हैं ये 20,000 का जो लॉस है, इस लॉस को सिंगल ईयर में राइट ऑफ ना करके हम इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर रहे हैं ओवर द लाइफ ऑफ असेट, ओवर द लाइफ ऑफ असेट। सिंपल रूल यही है, बस मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, उसके ऊपर डेप्ट तो लगेगा ही नहीं, और एक्सचेंज डिफरेंस मैंने एसेट की कॉस्ट में जाके डाल दिया 20,000, तो भाई इसको अमोर्टाइज कैसे करोगे, इसको राइट ऑफ कैसे करोगे, बिकॉज एसेट को खुद को राइट ऑफ नहीं होना। तो कह रहे फिर इस एसेट के अकाउंट में ना डालकर आप क्या करो, एक सेपरेट आप अकाउंट खोलो। ठीक है, नाम क्या रखा इन्होंने, FCMITD अकाउंट। ठीक है, दैट इज आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, FCMITD अकाउंट। आई बात समझ। अब इन्होंने क्या बोला इस चीज के लिए, इन्होंने बोला आपको दैट इज FCMITD अकाउंट। अब जो लॉस है ना इस अकाउंट में डाल दो, बस सेपरेट अकाउंट में, और फिर इसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो, सॉरी इसको राइट ऑफ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओवर द लाइफ ऑफ लोन। अब लोन की लाइफ कितनी है, मान लो 5 इयर्स है, कितनी है 5 इयर्स, तो 20,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 4,000। आई बात समझ। और ये बैलेंस जो है हर सेल ना फ्लक्चुएट होता रहेगा, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 31 मार्च आएगा रिवैल्यूएशन करेंगे, फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस करना पड़ेगा। अभी मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूं, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, बट ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अमोर्टाइज्ड अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत नहीं जी, डन। तो हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर अब सुन लो मेरी बात। ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्होंने दो चीजें बोली, एक कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बहुत सिंपल है। पर एक डेप्रिशिएबल एसेट या फिर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जिसके अगेंस्ट में आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, वो लॉन्ग टर्म लोन क्या है, वो मॉनेटरी आइटम है। मैं एसेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके अगेंस्ट लोन है तो बात कर रहा हूं। ठीक है, वो लोन जो है आपका मॉनेटरी आइटम है। ठीक है, और उस केस के अंदर जो भी फॉरेन करेंसी आपका क्या आएगा, यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, उस एक्सचेंज डिफरेंस को या तो आप असेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, या फिर असेट जो है डेप्रिशिएबल नहीं है तो एक अलग अकाउंट FCMITD अकाउंट में डालोगे और अमोर्टाइज करोगे। जब असेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं तो असेट के थ्रू वो अमोर्टाइज हो रहा है, असेट की लाइफ के अकॉर्डिंग, असेट की लाइफ। यहाँ पे जो अमोर्टाइज होगा वो लोन की लाइफ के अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, लोन की लाइफ के अकॉर्डिंग होगा। आई बात समझ। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। अब फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं, फॉरेन ऑपरेशन मतलब फॉरेन में आपकी कोई ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, आपका फॉरेन में कोई जॉइंट वेंचर है, ठीक है, कोई एसोसिएट्स है, कोई सब्सिडरी है, ये सारे क्या कहलाएंगे फिर फॉरेन ऑपरेशंस। पर इनका मेजर फोकस हमारे सिलेबस में क्या है, फॉरेन ब्रांचेस पर है। किस पर है मेरे बच्चे, फॉरेन ब्रांचेस पर है। फॉरेन ब्रांचेस में क्या होता है आपका, फॉरेन ऑपरेशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस एंड क्या होता है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। ढंग से देखो सारे बच्चे, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस और क्या होते हैं, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस।
अब क्या इंडिकेटर्स हैं कि आप नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो। इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया कि आप डिपेंडेंट हो अपने किसके ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर। नॉन इंटीग्रल मतलब क्या, डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए। कब, ऐसे कौन कौन सी आपके पास इंडिकेटर्स हैं, आइए जी। फॉरेन ऑपरेशन शुड हैव सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इन इट्स एक्टिविटी। याद है, बच्चा बड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, खुद से सारी एक्टिविटीज कर रहा है। ट्रांजेक्शन्स विद रिपोर्टिंग एंटिटी आर नॉट लार्ज इन नंबर, जो ट्रांजेक्शन्स है वो लार्ज नंबर में नहीं हो रहे आपके। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस आर पेड और सेटल्ड इन इट्स लोकल करेंसी। खुद लोकल करेंसी में परचेज सेल कर रहे हैं वो। सेल्स आर नॉट मेनली नॉट इन रिपोर्टिंग करेंसी। सेल प्राइसेस आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन इट्स लोकल कंपटीशन। ठीक है, एक्टिविटीज आर फंडेड आइदर फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ओन ऑपरेशंस और फ्रॉम लोकल बोरोइंग्स। हर चीज वो खुद से कर रहे हैं, मतलब लोकल करेंसी में परचेज सेल, वहीं से लोन ले रहे हैं लोकल करेंसी में। ठीक है, वहां के रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, वहां के अकॉर्डिंग आपके प्राइसेस डिटरमाइंड हो रहे हैं किसके, आपके गुड्स के। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, आप क्या बन चुके हो, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब सर क्या फर्क पड़ता है, आईएफओ है या एनआईएफओ है, फर्क क्या पड़ता है सर, फर्क पड़ता है। अगर आप आईएफओ हो और आपके ट्रायल बैलेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंडियन ट्रायल बैलेंस में, इंडियन रुपीस के ट्रायल बैलेंस में, हम ऐसा बोल सकते हैं। आपका फॉरेन करेंसी में आपने ट्रायल बैलेंस भेजा मुझे, अब मुझे कन्वर्ट करना है उसको इंडियन रुपीस के ट्रायल बैलेंस में, तो मैं कैसे करूंगा। तो इन्होंने बोला उस केस के अंदर अगर मॉनेटरी आइटम्स हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी, आईएफओ एनआईएफओ, अब मॉनेटरी आइटम चेक जो मर्जी हो, चेक आपका दैट इज आईएफओ चाहे एनआईएफओ क्लोजिंग रेट्स पर आएंगे। बट नॉन मॉनेटरी आइटम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अगर वैल्यूड है, नॉन मॉनेटरी आइटम अगर किस पे वैल्यूड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यूड है, तो उस केस के अंदर हिस्टोरिकल रेट या फिर क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्लोजिंग रेट, सॉरी यहाँ पर हिस्टोरिकल रेट और यहाँ आएगा क्लोजिंग रेट। ये वाली बात ध्यान रखनी है। लाइक फिक्स एसेट्स, लाइक क्या हो गए, फिक्स एसेट्स। नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं वो क्लोजिंग रेट पर ही आते हैं, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्या है हमारे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग रेट पर ही आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं किस पर आते हैं, एवरेज रेट पर। कंटीजेंट लाइबिलिटीज कैसे आएंगी आपकी, क्लोजिंग रेट्स पर। और जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा ये वाला पीएल में जाएगा और ये कहां जाएगा, एफसीटीआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट। अच्छा ऊपर बनाया था हमने एफसीएमआई टीडी अकाउंट, वो अलग था, ये एफसी, तो ये हो गया बस डन जी। तो बस ये इन्होंने बताया। इस वाले टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम से 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आपको ट्रायल बैलेंस दे देंगे, बोलेंगे कन्वर्ट करके दिखाओ, मानो ये आईएफओ या मानो ये क्या है, एनआईएफओ। इस पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत पावरफुल चीज होती है, बहुत जगह आएगी आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे होते हैं, बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर बहुत रिस्क होते हैं, उस रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है, हम जनरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। फ्यूचर में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ऐसे ही लाइक मैंने आज परचेज करे गुड्स, परचेज करे $10,000 के, और उसका डॉलर का रेट है 82, ठीक है, तो लाइबिलिटी कितनी बन गई। पर मुझे डर है जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा आफ्टर 3 मंथ्स तो रेट बढ़ ना जाए, राइट। रेट बढ़ जाएगा तो मुझे हाइयर रेट, मान लो उस दिन 83 का रेट हो गया से फॉर एग्जांपल, तो 10,000 इंटू 83 कितना हो गया, 8,30,000। ये किस्मत खराब रही, उसी दिन जब मुझे पेमेंट करनी थी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट हो गया 85, तो नुकसान तो कितना हो गया मेरा, 30,000 का। ये नुकसान फ्यूचर में ना हो मुझे, ऐसे रिवर्स भी तो सकता है, पैसा आना है, पैसा आना है, मुझे डर है कि हो सकता है रेट डाउन ना हो जाए। रेट डाउन हो गया, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा मुझे। तो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाता हूँ, जहाँ पे बैंक्स के साथ जाऊंगा, बोलूंगा मुझे फ्यूचर में ये पेमेंट करनी है $10,000 की, ठीक है, और मुझे आज से बुकिंग कर दो आप। बैंक ने कोई दिक्कत वाली बात है, आज से बुकिंग करा लो, आपको हम 82.5 में देंगे, या 82.3 कर देते हैं, 82.3 में देंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रेट फिक्स हो गया। अब हमें कोई मतलब नहीं है मार्केट से, अब मार्केट के अंदर रेट बढ़े या कम हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ड्यू डेट पे जाना है, 82.3 में डॉलर परचेज करना है और पेमेंट कर देनी। एक तरीके से 8,20,000 की पेमेंट है, 0.3 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, मतलब क्या हो गया, 10,000 इंटू 0.3 कितना होता है बेटा, 3,000।
3,000 रुपए का प्रीमियम देके मैंने अपने आप को सिक्योर करा लिया, ऐसा बोल सकते हैं। अब मुझे मार्केट के अंदर अब रेट बढ़ते भी हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। आ गया पॉइंट? एट प्री डिटरमाइंड रेट। पहले से ही मैंने बोल दिया 3 महीने बाद आऊंगा, 82.3 पे आपसे लेकर जाऊंगा। अब इसके दो पर्पस है, फॉर मैनेजिंग और मिनिमाइजिंग द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क, जो मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, और फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस, ठीक है, जिसको हम कभी कभी डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दैट इज हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो डिपेंड करता है हमारी फॉरेन करेंसीज के ऊपर, फॉरेन करेंसी के रेट्स के चल रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग असेट के ऊपर। क्या बोला? उसके अंडरलाइंग असेट्स के ऊपर। अब सर अंडरलाइंग असेट क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स शेयर्स के लिए भी आ सकते हैं, ऑयल के प्राइसेस के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में क्या आएगी? फ्लक्चुएशन आएगी। यहां पर हमारा पर्पस डॉलर्स को लेना या देना नहीं है। पर्पस क्या है? जिस दिन हम सेटलमेंट करेंगे उस दिन जो डिफरेंस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, सेटलमेंट कर लेंगे उसकी, खत्म। जिसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। पर स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? ये बहुत वाइड मार्केट है अपने आप में, मतलब इसके अंदर कमोडिटी मार्केट भी आती है। ठीक है, बहुत चीजें आती हैं, अभी फिलहाल उसमें डिस्कशन नहीं कर रहे, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो दो पर्पस होते हैं। इस चीज को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए इमीडिएटली मैंने, ऑल्दो टॉपिक ओवर, इसमें और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, AS11 की समरी बना दूं आपके सामने माइंड में। अगर ढंग से देखो, AS11 तीन टॉपिक्स पे बात करता है आपसे, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन ऑपरेशंस, और क्या हो गया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। बस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में कोई आपका एक्सचेंज डिफरेंस आता है, क्या आता है? कोई एक्सचेंज डिफरेंस आता है, वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। फॉरेन ऑपरेशंस में पहले हम समझा IFO क्या होता है और NIFO क्या होता है। ठीक है, और जब हम इनके ट्रायल बैलेंस को ट्रांसलेट करते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चे? ट्रांसलेट करते हैं। तो सर्कमस्टांसेस के अंदर IFO में जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, NIFO में आएगा आपका एक स्पेशल आपका रिजर्व अकाउंट है, FCMI TD अकाउंट। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, एक आपका रिस्क से कनेक्टेड मिनिमाइजिंग हेजिंग पर्पस, और दूसरा क्या होता है? स्पेक्यूलेशन पर्पस। क्या होता है? स्पेक्यूलेशन पर्पस। क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी सिंपल, अगर आ गया तो आपके पास ध्यान रखना है। $1,00,000 का मैंने प्लांट परचेज करा, ध्यान देना, 1 Feb 16 को पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद। कंपनी पहले से किस में आ गया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ गई। कंपनी किस में आ गई मेरे बच्चे? ठीक है, 49.15 पर डॉलर के हिसाब से। एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1 Feb, ठीक है, वो कितना? 48.85। आज का जो स्पॉट रेट है, क्या है आज का जो स्पॉट रेट है? वो कितना है? 48.85। ठीक है, मुझे प्रॉमिस करा बैंक ने, वो कितने का देगा बैंक मुझे रेट? 49.15। ऑब्वियस सी बात है, मैं लेने जाऊंगा, बैंक सस्ता देगा नहीं। मैं अगर जा रहा हूं तो बैंक महंगा ही देगा ना, आई बात समझ। और 0.3 का प्रीमियम मुझे पे करना पड़ गया बैंक को, कोई दिक्कत? ठीक है, पर 1,00,000 के ऊपर 0.3 मतलब 30,000 का प्रीमियम पे करा। इन शॉर्ट यही है, ऐसे बोला इंश्योरेंस करा ली मैंने। क्या करा ली मैंने? इंश्योरेंस। पर पॉइंट क्या है, ये 3 महीने कैसे कवर कर रहे हैं आप ध्यान देना। 1 Feb को मैंने लिया, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, Feb, मार्च और 30 अप्रैल तक जाएगा। कब तक जाएगा? इन शॉर्ट 2 महीने कवर कर रहे हैं करंट ईयर में, और 1 महीना कवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। खत्म कॉन्सेप्ट। 2 महीने का जो लॉस है वो डाल देंगे हम करंट ईयर में, बाकी 10,000 का लॉस हम कहां डालेंगे? खत्म। छोटी से पॉइंट, इतना छोटा सा पॉइंट था। आप बताओ कोई तख्ता ये पॉइंट क्या? नहीं, एग्जाम में 5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है इसके बहुत फ्रीक्वेंटली। बस ढंग से पढ़ के गए हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आए, 3 मंथ्स के $1,00,000। यहाँ पे लिखा हुआ है कि असेट परचेज करा हमने, कुछ करा, लिखा हुआ है? ऐसा नहीं लिखा हुआ, मतलब स्पेकुलेशन कर रहे हैं हम। ऑन 1 December 47.1 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 47.02। हमें बोला हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं
जो हमारा रेट है फॉरवर्ड रेट वो कितना है? आज जिस दिन मैं एंटर कर रहा हूं उस दिन का रेट है 47.02। मैं क्या करूं उस रेट का? अब मेरे लिए स्पॉट रेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या था? स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट था। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम, क्या चाहिए हमें? फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट इज इक्वल टू प्रीमियम, और प्रीमियम को दो पार्ट पे डिवाइड कर देंगे, ऐसा करवाएंगे, खत्म क्वेश्चन। पर यहाँ पे कह रहा है स्पॉट रेट किसी काम का नहीं है। अरे स्पॉट रेट से कोई मतलब ही नहीं, मैं परचेज सेल थोड़ी कर रहा हूँ। आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कुछ रिकॉर्ड थोड़ी करना है मुझे, वो तो मैं ऐसे स्पेकुलेशन कर रहा हूँ बैठ के, फ्यूचर में क्या रेट होने वाला है। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो तुम्हारे साथ। ठीक है, हमारी एक शर्त लग गई, ऐसे बोल सकते हैं ना, जहां पे बोला $1,00,000 कनेक्टेड हमने करा, मैंने बोला 3 महीने बाद मैं आपसे परचेज करूंगा $47.1 में, बस बोल दिया मैंने, लूंगा थोड़ी मैं आपसे, वो तो कैसी बातों बातों में बात हो गई, बाय करूंगा मैं, लेकिन मैं बुलिश हूं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन मैंने ये बात बोली उस दिन का रेट कितना है? 47.8, दैट्स कॉल्ड स्पॉट रेट, आज का रेट। उसको भाड़ में गया, ये कुछ नहीं करना मैंने इसका। ऑन 31 दिसंबर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे क्लोज हो रहे थे उस दिन एक्सचेंज रेट कितना हो गया? 47.15। मैं तो बड़ा खुश, क्यों खुश? क्योंकि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा है 47.1 में मैं परचेज करूंगा आपसे। जितना रेट बढ़ेगा उतना मेरे को खुशी मिलेगी। अब उल्टा है, रेट बढ़ने मुझे क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। क्यों? रीजन क्या है उसका? कि इसका मतलब मैं आपसे परचेज करूंगा 47.1 में और मार्केट में रेट चल रहा है 47.15। आपसे परचेज करके इमेजिन कर रहा हूं मार्केट में बेच दूंगा जाकर, तो 0.05 का प्रॉफिट हो गया। इससे बेटर आप मुझे 0.05 दे दो ना। 31 दिसंबर तक मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ गई, मेरे कॉन्ट्रैक्ट की क्या बढ़ गई? वैल्यू। ये फाइनल पूरा यही है, बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ आंसर ठीक से नहीं कवर कर पाएगी। ठीक है जी, आज क्लोजिंग रेट कितना है मैं बता रहा हूं। पहले क्लोजिंग रेट कितना है एक बार, माइनस हमारा क्या हो गया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट। क्लोजिंग रेट कितना है? 47.15। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना था हमारा? 47.10। तो बताओ 0.05 का प्रॉफिट इंटू 1 लाख कितना हो गया? 5,000। बेटा 5,000 का प्रॉफिट मैं आज ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा इस ईयर में। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ गई इतनी, जितनी बढ़, हालांकि एनालाइज गेन है पर फिर भी इसको रिकॉग्नाइज करने के अलाउ करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़े, जिस दिन 31 जैन आई, 31 जैन को मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 47.18, जिस दिन मैंने सेल कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 47.18 की वैल्यू हो गई। आई बात समझ? एक तो बैलेंस शीट डेट पर मैं करूंगा, क्या करूंगा? एक तो मैं बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट डेट पर फर्स्ट टाइम मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा। क्या होता है फॉर्मूला? क्या हो गया? क्लोजिंग रेट माइनस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट। क्लोजिंग रेट कितना है मेरा? 47.15, राइट। और ये कितना हो गया? 47.10। मैं तो खुश हूं, 0.05 का प्रॉफिट हो गया, ये 0.05 है इंटू 1 लाख, तो 5,000 का प्रॉफिट मैंने प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज कर लिया। वहां लगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, यहां लगा बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। अब सेल डेट, जिस दिन पे सेल कर रहा हूं ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर, ठीक है, सेल वैल्यू जो है हमारी, माइनस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट नहीं करूंगा, माइनस क्लोजिंग रेट करूंगा। क्या करूंगा? क्योंकि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहां तक तो लेकर आ गया था ना। ठीक है, सेल वैल्यू है 47.18 माइनस, आई बात समझ? ओ सॉरी 15, कितना हो गया? 0.03 इंटू 1 लाख कितना हो गया? ऐसे करके मैं दो पार्ट पे अपने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करूंगा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज हो गई, इसको भी कट कर दो आप। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ आप जल्दी से। K Limited borrowed $450,000 on 1/1/16, which will be repaid as on 31/7/16. X Limited prepare financial statements ending 31st March 16. ठीक है जी, अब रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड द फॉरेन, ये दे रखा है। अब ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ है,
यहाँ पे हमने बोरोइंग करी है, क्या करी है मेरे बच्चे, बोरोइंग करी है। जिस दिन मैंने बोरोइंग करी उस दिन का रेट था 48, 31 मार्च को रेट हो गया 49। पहली बात, फॉरेन करेंसी बोरोइंग इज अ मॉनेटरी आइटम, क्या है वो हमारा मॉनेटरी, जो रीपेबल है, जो क्या है, एक फिक्स अमाउंट हमने रीपे करना है, हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है, 4,50,000 यूएस डॉलर हमने वापस देने हैं। तो जिस दिन हमने लिए उस दिन ये था, अब ये हो गया तो लॉस हो गया हमें, कितने का लॉस हो गया हमें, 1 रुपए का। जिस दिन पेमेंट करने गए उस दिन का लॉस कितना गया, और 0.5। जब हमने लोन लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट, फिर उसके एक्सचेंज डिफरेंस टू फॉरेन लोन अकाउंट, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, 4.5 लाख का लॉस। ठीक है, फिर दोबारा हमें लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, दैट इज अपना पॉइंट कितना हो गया, 5.5, मतलब क्या हो गया, 2,25,000। ठीक है, और इस दिन पर हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, पेमेंट। जिस दिन मैंने लोन लिया था उस दिन लोन के अकाउंट को क्रेडिट कितना कर रहा था, 216 से, प्लस साथ में उसके बाद कितना और ऐड हो गया इसके अंदर, 4.5 लाख और ऐड हो गया इसके अंदर। तो वैल्यू कितनी हो गई लोन की, 220.5, ऐसे बोल सकते 220.5, प्लस अभी का जो लॉस है वो भी लॉस हो गया। मैं अगर ढंग से आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूं, ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो आप, ध्यान रखना। ठीक है, हमने लोन लिया बैंक अकाउंट डेबिट फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट, लोन में सिंपल वे में $1,00,000 मान रहा हूं, सिंपल हो जाएगा। $1,00,000 कितने का हो गया, 48 के हिसाब से कितना हो गया, 48 lakhs का कह सकते हैं। फिर ये हो गया 1-2 को, आई थिंक 31 मार्च को हमने इसकी रीमेजरमेंट करी, उस दिन जो है 48 से रेट बढ़ के कितना हो गया, 49 हो गया। तो लॉस हो गया हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, टू फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट। 1 इंटू 1,00,000 कितना हो गया मेरे बच्चे, 1,00,000। फिर मान लो 30 अप्रैल को हम पेमेंट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं मेरे बच्चे, पेमेंट करने जा रहे हैं। पेमेंट करने जब गए, ठीक है, उस दिन फिर दोबारा रेट बढ़ गया, तो पहले हम एक काम करते हैं, फॉरेन करेंसी, हम ऐसा करते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस टू फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट, कितना आया, 0.5 इंटू 1,00,000, कितना हो गया मेरे बच्चे, 50 और 50, 48 लाख, 1,00,000 और 50,000, कितना हो गया, फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हो गया मेरे बच्चों, खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हमने पेमेंट कर दी, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमने एक परचेज करी इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹24 लाख ऑन 1/4/15, द सेम वाज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट पेबल इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 4 साल का लोन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम हो गया, लॉन्ग टर्म लोन है, क्या ये लॉन्ग। और इक्विपमेंट क्या होता है, डेप्रिशिएबल एसेट, क्या होता है मेरे बच्चे, डेप्रिशिएबल एसेट। बहुत सिंपल तरीके समझो आप, 24 लाख का लिया, और जिस दिन हमने लिया उस दिन का रेट था 60 रुपए का, पर हमने इक्विपमेंट है 24 लाख का, तो 24 लाख को पहले डिवाइड करो 60 से, तो इतने डॉलर्स का लोन आया होगा। अब लोन पे फोकस करो, ठीक है। अब 62.5 रेट हो गया क्लोजिंग रेट, तो ₹2.5 का रेट बढ़ गया, $40,000 इंटू 2.5 कितना हो गया, 1,00,000। अब 1,00,000 का एक्सचेंज डिफरेंस है, वैसे तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, एक्सचेंज डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, बट ये डेप्रिशिएबल एसेट है प्लस लॉन्ग टर्म लोन है, तो 1,00,000 को हम कहां डाल सकते हैं, दैट इज हम डाल सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, मैंडेटरी नहीं है असेट अकाउंट में, और चाहे तो हम डाल सकते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एंड देयरफॉर द एंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंटिंग टू लाइक शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अबव आंसर हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी हैज नॉट अवेल्ड द ऑप्शन, बट otherwise it can be transferred to cost of asset। आप दोनों आंसर लिख दो ना, आई बात समझ, लिखा भी हुआ नीचे देखो, सब बातें लिखी हुई हैं। 1 लाख will be capitalized in the equipment account
एंड डेप्रिसिएशन लग जाएगा उसके ऊपर बस। फिर हम ऐसे करके ऐड करके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई। चलिए जी, ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का। एक्सप्लेन ब्रीफली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम उमेश 5 लाख रिकॉर्डेड एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है 58.5, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमारा को जो बोल रहा है 31/3। अब सबसे पहले डेटर्स क्या होते हैं, मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं, क्योंकि इनका अमाउंट फिक्स होता है जितना मिलना है हमें, ठीक है जी। और जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन करा था 5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, और उस दिन का रेट था 58.5, तो इसका मतलब कितना लेना है, 5 लाख डिवाइड बाय 58.5, बताओ कितना आएगा। करा होगा इन्होंने, 5 लाख डिवाइड बाय 58.5, $8547 लेने हैं हमने उस पर्सन से, ठीक है। अब क्लोजिंग रेट जो है हमारा, क्लोजिंग रेट है हमारा कितने का बेटा, 61.2। और किस रेट था उस टाइम, उस टाइम का रेट था 58.5। तब से लेके अब तक रेट बढ़ गए, अच्छी बात है, अच्छी बेकार बात है, अच्छी बात है, क्योंकि पैसा लेना है देना थोड़ी है, अच्छी बात है, प्रॉफिट हो गया हमारा ये एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, गेन है। हमेशा लॉस ही नहीं होगा, कभी कभी प्रॉफिट भी होगा अगर पैसा लेना होगा तो। रेट बढ़ गया और पैसा लेना है तो अच्छी बात है। एज पर A7 शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म। लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम यूएस कंपनी, लॉन्ग टर्म लोन लिया है अमाउंटिंग टू बी 60 लाख, रिकॉर्डेड एट 55.60। पहले आप कन्वर्ट करो इसको, 55.60 ये आगे 1,07,000 के आसपास का मोटा मोटा। और आज का रेट कितना है, इतना है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सॉरी लोन लिया है ना हमने, अब दिया नहीं है, लिया है लोन, और रेट बढ़ गया, लॉस हो गया हमें। लॉस हो गया कितने का, इतने का। तो एंटिटी एक्सरसाइज द ऑप्शन, इट शुड फॉलो द बिलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आपने ऑप्शन लिया है तो आपको लॉस को कहां डालना पड़ेगा, FCMI TD अकाउंट टू लोन अकाउंट। लोन का वैल्यू तो बढ़ेगी, मना नहीं कर रहे हैं, पर वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहां डालोगे, डिफरेंस या तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, या तो फिर लोन कितना बहुत बड़ा अमाउंट है ये 6 लाख का लोन लॉस है, इकट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। बेटर अमोर्टाइज करो ओवर द लाइफ ऑफ लोन, ओवर द लाइफ ऑफ, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, ईयर बाय ईयर इसमें लॉन्ग ट्रांसफर मतलब लॉस दिखाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिजनेस हैविंग हेड ऑफिस इन कोलकाता हैज अ ब्रांच इन यूके, ठीक है, ये हमें दे रखे हैं ब्रांच का, पाउंड्स में दे रखा है, इसका जो भी हमारे सारा ट्रायल बैलेंस है याद करो। हमें उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, कह रहा है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस आफ्टर कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस, ठीक है। ओपनिंग रेट ये रहा, ठीक है, ये ओपनिंग रेट नहीं है, हिस्टोरिकल रेट है। और ये रहा आपका ओपनिंग रेट, ये रहा आपका क्लोजिंग रेट। आपको पता है फिक्स सेट्स को, अगर ये हमारी IFO है, क्या है, अगर हमारी ये IFO है, ट्रांजैक्शन डेट रेट मतलब हिस्टोरिकल रेट, वो लेंगे। डेटर्स को क्लोजिंग रेट पे लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एक्चुअल्स, याद है, सेल्स लेंगे एवरेज पर, परचेज एवरेज पे, वेजेस एवरेज पे, सैलरी एवरेज पे, पर कैश किस पे लेंगे, क्लोजिंग पे। रेमिटेंस टू HO एक्चुअल्स पर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ये देखो यहीं पे गिवन है आपका। क्रेडिटर्स लेंगे किसके ऊपर, क्लोजिंग रेट पर, और बैलेंसिंग फिगर की आएगी आपकी क्या, एक्सचेंज डिफरेंस। वो एक्सचेंज डिफरेंस हम कहां डाल देंगे, दैट इज अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेंगे हम क्लोजिंग रेट पर, बाहर अलग से लेंगे हम, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स एसेट का रेट पे लेते हैं, किस पे लेते हैं हम, फिक्स एसेट्स के रेट पे। बस यही था आपका एक तरीके से आपका ES 11।